এর পরবর্তী বক্তা হিসাবে আমি কিরণজিৎ সিংকে অনুরোধ করব 21শে জুলাই তাৎপর্য সম্বন্ধে দু চার কথা বলার জন্য। आज जगू बाजार के चौक पर तृणमूल कांग्रेस 70 नंबर वार्ड की तरफ से आयोजित हमारे माननीय प्रेसिडेंट श्री हिरण मजूमदार और यहां के प्रसिद्ध और सबके प्रिय काउंसिलर श्री असीम बोस बाबाईदा उनकी प्रतिनिधित्व में ये पथ सभा 21 जुलाई को समर्पित करके मुख्य रूप से 1993 के उस आंदोलन को स्मरण करने के लिए आयोजित की गई है, जिस दिन आपके अधिकार के लिए, आपके वोट के अधिकार के लिए, आपके सचित्र वोटर कार्ड प्रमाण पत्र के अधिकार के लिए 21 जुलाई को हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकरण राइटर्स बिल्डिंग घेरने का आह्वान किया था। और उस दिन को याद करते हुए हमें याद है कि आसपास की सारी धरती जनता की हाजिरी से खचाखच भर गई थी और तब हमने देखा पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हुए यहां की तत्कालीन वामपंथी सरकार ने किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली जिम्मेदारी को नहीं निभाया, ना ही उसने आंदोलन को निरस्त करने के लिए प्लास्टिक की गोलियों से बौछार की, ना आंसू गैस छोड़े, ना पानी की बौछार की, बल्कि कानून को अपने हाथ में लेकर बगैर जस्टिफिकेशन के और बिना न्यायालय के ऑर्डर के फायरिंग के लिए एक ऑर्डर दिया जाता है और उस समय की सरकार के मुख्यमंत्री ज्योति बासु के निर्देश पर निहत्थे आंदोलनकारियों पर फायरिंग की गई। हमने देखा 13 निर्दोष जाने पुलिस फायरिंग में इस आंदोलन के नाम पर कुर्बान हो गई। समय की सरकार ने सोचा कि हम हमेशा ही पश्चिम बंगाल पर राज करने वाले हैं, लेकिन आंदोलन में, आंदोलनकारी में, आंदोलनकारियों में, आंदोलन करने वालों में अगर अजीम शक्ति आ जाए तो बड़े से बड़ा औरंगजेब भी शासन से गिरा सकती है। उसका नाम ममता बनर्जी है। माननीय ममता बनर्जी ने समय की सरकार को चुनौती दी, समय समय पर आंदोलन करके वामपंथी सरकार को चेताया और इतिहास गवाह है कि 34 वर्ष के शासनकाल करने के बाद आज पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा जब सभी पार्टियां बंगाल में आकर ममता बनर्जी के खिलाफ यहां पर आम जनता के सामने में झूठ मूठ की बातें रख रही थी। ऐसे में किसी को नहीं मालूम था कि पब्लिक या जनता क्या फैसला कर चुकी है।
आज वही वामपंथी जो खचाखच राइटर्स बिल्डिंग में भरे रहते थे, आज विधानसभा में वो विधायक शून्य की संख्या में बैठे हुए हैं। एक भी विधायक, एक भी सीट उनको हासिल नहीं हुई। और दूसरी ओर आपने देखा, दिल्ली पैसेंजरी के नाम पर मोदी और अमित शाह लगातार बंगाल में झूठ मूठ का प्रचार करने आ रहे थे और उस झूठ मूठ के प्रचार में बंगाल की संस्कृति को भी भूल गए। बंगाल में एक तहजीब है और उस तहजीब को, चाहे वो बंगाली शिक्षित हो या अशिक्षित हो, लेकिन अपने संस्कारों से पीछे नहीं हटता। हम जितने भी गैर बंगाली बंगाल में रहते हैं, हमने देखा है जब हम कभी मौका मिलता है यहां के काउंसिलर से मिलते हैं, श्री असीम कुमार बोस से, या मौका मिलने पर श्री हिरन मजूमदार से मिलते हैं, उनकी तहजीब, उनकी संस्कृति, बातचीत करने का अंदाज बताता है वो हमें कितना सम्मान देकर बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक भार प्राप्त पश्चिम बंगाल प्रदेश की एक वरिष्ठ नेता है। मोदी जी ये भूल गए थे कि एक महिला को सम्मान देकर कैसे पुकारा जाता है। बंगाल में दीदी बहन का नाम होता है और भाई और बहन से पवित्र रिश्ता दुनिया में कोई भी नहीं है। मोदी ने यहां आकर ओ दीदी नाम से जो एक दुष्प्रचार किया, जवाब दीदी ने कुछ नहीं दिया। दीदी जानती थी जवाब बैलेट बॉक्स से दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा वोट से। मोदी शायद ये समझे थे कि जैसे बंगाल के बाहर बिहार, यूपी में हम अंधभक्त तैयार करते हैं, ब्लाइंड सपोर्टर, वैसे बंगाल में भी अंधभक्त तैयार हो जाएंगे। बंगाल में भी बंगाली लोग को हम दिल्ली का लड्डू खिला देंगे। यहां बंगाली का मतलब ये नहीं है कि जो यहां मूलतः बंगाली है वो बंगाली है। यहां बंगाली का मतलब है जिसने यहां जन्म लिया, जिसने यहां शिक्षा ग्रहण की, जिसने यहां अपना कारोबार किया। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग भी यहां बंगाली ही कहलाएंगे। तो यहां की सभी जनता ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने निर्णय किया कि भाजपा को अगर हम लोग पश्चिम बंगाल में वोट देंगे तो आज अगर एक दीदी माननीय मुख्यमंत्री का उपहास और मजाक किया जाता है तो इसकी सरकार बनने से कोई भी मां बहन सुरक्षित नहीं रहेगी। सभी को इसी तरह से व्यंग करेंगे और ये फैसला यहां की जनता ने वोट के माध्यम से दिया। 21 जुलाई आप 13 जो नौजवान शहीद हो गए हैं उनको स्मरण करके याद करते हैं। आज 21 जुलाई की परिभाषा थोड़ी सी बदली हो गई है। आंदोलन वही है, दीदी भी वही है, दीदी के साथी भी वही है, दीदी के साथ जनता भी वही है, दीदी के साथ सारी आवाम वही है, लेकिन आंदोलन के निशाने अब बदली हो गए हैं। जैसे प्रदेश को वामपंथियों से बचाना था, आज प्रदेश को लुटेरों से बचाना है। देश को लूटने वाली ताकतें देश पर सक्रिय हो गई है। आपकी बैंक सुरक्षित नहीं है, आपके कारोबार सुरक्षित नहीं है, आपके बाजार सुरक्षित नहीं है,
आपके शिक्षा के संस्थान सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है आपकी घर की सामग्री, रोज खरीदे जाने वाले दूध, दही, चावल, आटा, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय सरकार में बैठे शहंशाह, मुगलिया आजम कहेंगे उन्हें, माननीय नरेंद्र मोदी, जो किसी भी फरमान को लागू करते वक्त ये याद नहीं करते कि इस देश में एक पार्लियामेंट है, एक संसद है, एक डेमोक्रेसी है, जहां से चुनकर हम आते हैं, जहां की जनता के बीच जाकर हम संदेश देते हैं और जनता का मैसेज लेकर पार्लियामेंट में आते हैं। वहां की जनता हमारे ऊपर आस लगाकर बैठी है, लेकिन प्रतिदिन हमने देखा है महंगाई अपनी बुलंदियों पर शिखर को छू देती है, प्रतिदिन आसमान को छूती है महंगाई। जो आम कमाने वाला नागरिक है, आप जग्गू बाजार में सभी बैठे हैं, मेरे यहां पर मेरे भाई लोग रोजाना फल सब्जी सब बेचते हैं, जिनकी आय में कोई निर्दिष्ट फिक्स इनकम नहीं है, जिनको मालूम नहीं है सुबह में डाला लगाकर शाम को मैंने कितने रुपए कमाकर लेकर जाने हैं। ऐसे में मोदी सरकार और उनका वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर एवरी डे रोज आम जनता की पॉकेट से पैसा कैसे निकाला जाए ये तरकीबें निकालता है। और यही कारण है कि 5% जीएसटी को गृहिणी जो घर चलाती है, जो आपके लिए दाल, चावल, मछली, भात सब बनाती है, ये घर का सामान बाजार खरीदने जाती है और घर के उन घरेलू उत्पाद, उन सामानों पर 5% जीएसटी चिपका दिया है। मोदी सरकार ने देश की आजादी के बाद भाजपा एक ऐसी सरकार हिंदुस्तान में आई है जिसने जितने भी आपसे वादे किए, हर एक वादे से वो यू टर्न कर गया, डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी लागू की। नोटबंदी से क्या हुआ? देश का सारा पैसा इकट्ठा कर लिया गया बैंक में और रिजर्व बैंक से पूछा गया इसमें कालाबाजारी कितनी है, क्योंकि मोदी ने 50 दिन मांगे थे जनता से कि देश मुझे 50 दिन दे और मैं वादा करता हूं काला धन इस देश के सामने प्रस्तुत करूंगा। रिजर्व बैंक ने स्टेटमेंट देकर अपने आंकड़े दिए कि जितना पैसा हमारे पास हमारे लेजरों में डेबिट क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से था, उतनी बैलेंस हम लोगों ने रिकवर कर ली है। मोदी सरकार चुप। इसके बाद जीएसटी आया। जीएसटी किस लिए लाया गया, कभी आपने सोचा है? मोदी जो विदेश यात्रा करते हैं, कौन सा देश उनको बुलाता है? कभी विदेश मंत्रालय में आरटीआई लगाकर पूछिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर को एज ए गेस्ट कौन सी कंट्री ने बुलाया और कितने देशों ने बुलाया। मोदी वहां अपने मित्रों के पास जाते थे जो इन्वेस्टर थे इंडिया में पैसा लगाने वाले। वहां जाकर मोदी ने उनसे वादे किए। उन्होंने कहा कि वहां का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऐसा कर दो कि हम जाकर वहां की मार्केट पर कब्जा कर ले। और यह जीएसटी आपसे बिजनेस छीनकर, आपका कारोबार छीनकर, आपकी आय छीनकर अपने मित्रों को देने के लिए लाई गई थी, सिर्फ अपने मित्रों के लिए। आप मुझे बताइए, जिस दिन से जीएसटी लागू की गई है उस दिन से लेकर आज तक कितने संशोधन हुए हैं, कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं? अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट अच्छी तरीका से कोई टैक्सेशन के ऊपर कोई प्रोग्राम लेकर आता है तो उसके इतने संशोधन कैसे होंगे? यह संशोधन का मतलब ही है कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन मोदी कैसे ललचाता है? भाई और बहनों, मैंने ये दिया कि नहीं दिया?
भाइयों और बहनों, तुम्हें ये मिला कि नहीं मिला? तो ये सारी चीजें जो है ये जनता के सम्मान में लगती है। ममता बनर्जी ने जब यहां पर कोरोना हुआ था, यहां पर बाबाईदा बैठे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ श्री असीम कुमार बोस के साथ जोड़कर ये बात मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा गंगा में लाशें बह गई थी हिंदुओं की। जिस हिंदुत्व के लिए भाजपा सारे देश में डंका बजा रही है, उसी हिंदुत्व की लाशें बह गई थी बिना इलाज के लिए, और वो लाशें बहती बहती गंगा को प्रदूषित करते करते बंगाल में भी आ गई थी। महामारी फैली थी। इस महामारी के बाद वैक्सीनेशन के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं था। वैक्सीनेशन के रेट निर्धारित किए जा रहे थे। तब ममता बनर्जी ने कहा, तुम रेट निर्धारित करो, मैं तुमसे पैसे देकर वैक्सीन खरीदूंगी और अपनी जनता को फ्री वैक्सीन दूंगी। और ये आवाज सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की आवाज सुनकर मोदी को डायरेक्ट नोटिस भेजा कि जो पहले वैक्सीनेशन इंडिया में रेडी थी उसकी डिटेल मुझे दी जाए। तो पता चला हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो पहली खेप थी वो विदेश में बेच दी गई है। देश का कोई ख्याल नहीं रखा, और माननीय ममता बनर्जी के ही आह्वान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैक्सीनेशन फ्री करना होगा। और यहां पर 70 नंबर वार्ड में जहां हम आज उपस्थित है, सभी दुकानदार मेरे भाई लोग, जहां तक आवाज जा रही आप सुन रहे हैं, कोरोना में एक भाई दूसरे भाई के साथ नहीं किसी का साथ देता था। वहां पर बाबाईदा, श्री असीम कुमार बोस, माननीय हमारे प्रिय काउंसिलर, उनके सारे आज संगी साथी, साथ में श्री हिरन मजूमदार दिन रात कोरोना पेशेंट को अपनी जिम्मेदारियों के साथ अस्पताल में भेज रहे थे। यह भी आंदोलन है। आपने कौन से भाजपाइयों को देखा, कौन से बीजेपी लीडर को देखा, था कोई आपके साथ? आज आपके ऊपर एक से एक महंगाई थोपी जा रही है, और आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं मंदिर में आप मस्जिद की खुशबू ढूंढ रहे हैं, बदबू ढूंढ रहे हैं, और मस्जिद में आप शिवलिंग को ढूंढ रहे हैं। यहां आपको बिजी कर दिया गया है। आपका ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार ने आपको कभी भी शिक्षित नहीं होने दिया, बल्कि आपको हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को क्रिश्चियन से, इस भाईचारे को लड़ाकर वो अपने दो दोस्त, जो अपने अजीज दोस्त हैं, उसको सारी देश की संपत्ति बेचते जा रहे हैं। क्या बचा आपके पास? अभी अभी हमें पता चला है कि सिर्फ स्टेट बैंक को छोड़कर बाकी सारी बैंकें प्राइवेट कर दी जाएगी। रहेगा क्या आपके पास? कुछ नहीं। ये पैर के नीचे जो जमीन है ये भी खींच ली जाएगी, क्योंकि कभी ऐसा भी आ सकता है कि ब्लॉक बेसिस पर कोई ठेका किसी को दे दे कि यहां पर खड़े होने का भी टैक्स लगेगा। तो भाई और बहनों, एक बात कहकर मैं अपनी स्पीच को समाप्त करूंगा। मैं ये थैला दिखाना चाहता हूं। इस थैले में सिर्फ इतना सोचिए, घर का ये 2 सामान है। आप में से पुराने आदमी जो बैठे हैं, एक बार स्मरण करके याद कीजिए, एक पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, और इस पार्टी का नाम है तृणमूल। तृण का मतलब होता है 3, और मूल का मतलब होता है जो आधार है जिंदगी के। 3 आधार कौन से है? रोटी, कपड़ा और मकान। वो रोटी, कपड़ा और मकान में जो प्रेमनाथ ने गाना गाया था, वो लाइन आपको मैं सुना देना चाहता हूं। उस लाइन को सुनकर आप अपनी जिंदगी की तरफ देखिए, ममता बनर्जी की तरफ देखिए, तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप को देखिए, फिर देखिए हमें बेवकूफ कौन बना रहा है। प्रेमनाथ उस फिल्म में गीत गा रहा था महंगाई के ऊपर कि एक समय था जब हम मुट्ठी में पैसा लेते थे और थैले में भर के सामान लाते थे, और आज समय है कि थैला भरकर हम जब पैसे लेकर जाते हैं मुट्ठी में सामान आता है। तो वो गीत था, पहले मुट्ठी बिच पैसे लेकर, पहले मुट्ठी बिच पैसे लेकर थैला
शक्कर आती थी, अब थैले में पैसे जाते हैं मोदी जी, और मुट्ठी में शक्कर आती है। हाय मोदी, हाय भाजपा। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं, बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है आपके दुख सुख में, आपकी जरूरतों में, आपके पड़ोस में, आप आंख खुलते ही जिसे देखते हैं, सुबह होते ही जिसे देखते हैं उसे देखिए। कल जो 21 तारीख है, ये माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीख नहीं है, ये हमारी तारीख है। जैसे कोर्ट में एक तारीख होती है पेशी होने की, कल हम सब की पेशी की तारीख है। हम सब ने 21 तारीख को पेश होना है। हमारे न्यायाधीश माननीय मुख्यमंत्री होंगे, उसके सामने में हमने अपना हिसाब देना है और वहां से हुक्म ऑर्डर लेना है। आगे जो 24 आ रहा है साल, ये भाजपाइयों को जैसे विधानसभा से चुनाव में हम लोगों ने उखाड़ के फेंका है, बंगाल में जितनी भी पार्लियामेंट्री सीटें हैं, सारी की सारी सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाए, ये यूनाइटेड होकर हम लोगों ने संकल्प लेना है। और अपने अपने इलाके में, जैसे 70 नंबर वार्ड में श्री असीम कुमार बोस, हिरण मजूमदार हमारे लीडरों के हाथ में मजबूत कर रहे हैं। इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं अपनी वार्ता यहीं पर समाप्त करता हूं। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद, श्री अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, असीम कुमार बोस जिंदाबाद, हिरण मजूमदार जिंदाबाद, और जिंदाबाद आप सारी जनता है जिसकी बदौलत तृणमूल कांग्रेस कल यहां पर भारी भीड़ के रूप में कलकत्ते में जो भीड़ करेगी, उसका मैसेज सीधा दिल्ली तक जाएगा। दिल्ली को हिला दो और हाथ से हाथ, दिल से दिल मिला दो। वंदे मातरम, जय हिंद।